अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हर हरकियात यानी थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर का आज अपना 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हर हरकियाती तवाज़ुन। हर हरकियाती तवाज़ुन को इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आप लोग देखिए, हर हरकियाती तवाज़ुन या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई हर हरकियाती निज़ाम है, वो निज़ाम ऐसी हालत में होना चाहिए जिसके अंदर मेकानिकी तवाज़ुन हो, हरारती तवाज़ुन हो और कीमियाई तवाज़ुन भी हो। यानी मेकानिकी, कीमियाई और हरारती तीन तरह के तवाज़ुन अगर उसमें होंगे तो हम ये कहेंगे कि वो जो निज़ाम है वो हर हरकियाती तवाज़ुन में है। ओके। कीमियाई तवाज़ुन को हम इंग्लिश में कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, मेकानिकी तवाज़ुन यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और हरारती तवाज़ुन यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी निज़ाम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसके अलावा थर्मल इक्विलिब्रियम और उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों हों तो उस हालत को हम कहते हैं उस हालत को हम कहते हैं हर हरकियाती तवाज़ुन या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमारा टॉपिक ये आएगा कि मेकानिकी तवाज़ुन किसे कहेंगे। तो मेकानिकी तवाज़ुन या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई हर हरकियाती निज़ाम मान लो ऐसा हो जिसके अंदर जितनी भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, यानी गैर तवाज़ुनी जितनी भी कुव्वतें हैं, वो सब अगर वो सब के सब मुस्तकिल हो जाते हैं, या यूँ समझ लो आप कि अगर किसी हर हरकियाती निज़ाम में दबाव मुस्तकिल हो जाता है, यानी वक्त की मुनासिबत से दबाव जो है वो तब्दील नहीं होता है, तो उसे हम मेकानिकी तवाज़ुन कहते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट था मेकानिकी तवाज़ुन का। इसके बाद कीमियाई तवाज़ुन जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि किसी भी हरकियाती निज़ाम के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यानी उसमें जो जो भी हम केमिकल, जो भी हम मादे उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई कीमियाई तामुल नहीं होना चाहिए। अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ उनमें रिएक्शंस हो जाते हैं तो फिर वो बदलना शुरू हो जाएंगे, मतलब उनकी जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो बदलती जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कीमियाई तवाज़ुन का मतलब होता है अगर किसी हरकियाती निज़ाम में किसी भी किस्म का कोई भी कीमियाई अमल नहीं होता है, यानी केमिकल रिएक्शन अगर नहीं होती है, तो हम उस हालत को कीमियाई तवाज़ुन कहते हैं। ओके। और इसके बाद फिर तीसरा और आखिरी इक्विलिब्रियम जो है वो हरारती तवाज़ुन है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। और उसका मतलब होता है कि अगर किसी हरकियाती निज़ाम में तपिश या हरारत यानी हीट अगर कांस्टेंट हो जाती है, यानी हीट अगर कांस्टेंट रहती है, तो हम उसे हरारती तवाज़ुन कहते हैं। ओके। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि अगर किसी निज़ाम में मेकानिकी तवाज़ुन, कीमियाई तवाज़ुन और हरारती तवाज़ुन तीनों बैक वक्त एक साथ मौजूद हों, तो उस हालत को हर हरकियाती तवाज़ुन यानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हर हरकियाती मुतग़य्यरात क्या हैं, उसके अलावा हालत की मसावत क्या है और उसकी वजाहत करना है। तो आप देखिए, हर हरकियाती मुतग़य्यरात मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। आप याद रखिए, मुतग़य्यरात का मतलब ही होता है वो लोग जो तग़य्युर पज़ीर हों। तग़य्युर पज़ीर का मतलब है बदलने वाले। तो जिन लोगों की कीमतें बदलती हैं, मतलब हर हरकियाती निज़ाम की वो तमाम खसूसियात जो बदलती हैं, जिनकी वैल्यूज़ बदलती हैं वक्त के मुनासिबत से, उनको हर हरकियाती मुतग़य्यरात कहते हैं। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो होगी दबाव, हजम, दर्जे हरारत, तवानाई, कमियत, मोल की तादाद, एंथाल्पी, इंट्रोपी वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है, इन तमाम चीज़ों को हम हर हरकियाती मुतग़य्यरात कहेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की हालत की स्टडी करते वक्त हम इनकी कीमतें मालूम करते हैं। ओके। तो हर हरकियाती मुतग़य्यरात का मुझे यकीन है कि आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा। हर हरकियाती मुतग़य्यरात मतलब वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम अवामिल, वो तमाम कोऑर्डिनेट्स, वो तमाम पैरामीटर्स जिनकी हम पैमाइश करते हैं, जिनका हम मुताला करते हैं हर हरकियाती निज़ाम की स्टडी करने के लिए,
उन तमाम पैरामीटर्स को, उन तमाम अवामिल को या फैक्टर्स को हर हरकियाती मुतग़य्यरात कहते हैं। ओके, अब सवाल आएगा कि हालत की मसावत क्या होती है, यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आप याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। हर हरकियाती मुतग़य्यरात जो हैं उनमें आपस में एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। ओके, यानी ये जो अभी मैंने बात किया कि दबाव, हजम, दर्जा हरारत, तवानाई, कमियत, मोल की तादाद, इंट्रोपी, इंथाल्पी, ये जितने नाम मैंने अभी बताए, हर हरकियाती मुतग़य्यरात जितने भी हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है। ये एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर होते हैं। इनमें से किसी एक को बढ़ाओ तो दूसरा कम होगा, किसी एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ेगा। इस तरह के ताल्लुकात इनमें आपस में होते हैं। ओके, और क्योंकि इनमें आपस में एक दूसरे के साथ ये ताल्लुकात हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन ताल्लुकात को आप मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन इन लोगों के दरमियान ताल्लुक को बताएगी उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, हालत की मसावत। इसका मतलब हालत की मसावत को अगर हमको डिफ़ाइन करना हो तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अगर कोई निज़ाम यानी हर हरकियाती तवाज़ुन की हालत में है, तब उस हर हरकियाती निज़ाम की हर हरकियाती मुतग़य्यरात के दरमियान जो हिसाबी ताल्लुक़ यानी मैथमेटिकल रिलेशन हासिल होता है उसे हालत की मसावत कहते हैं। देखिए, इसमें एक ख़ास चीज़, जो एक कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये है कि हर हरकियाती तवाज़ुन की हालत होना। ओके, यानी हर हरकियाती तवाज़ुन, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर कोई निज़ाम है और उस वक्त अगर आप उसके मुतग़य्यरात के दरमियान आपस में कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं, तो वो मैथमेटिकल रिलेशन जो होगा, वो जो हिसाबी ताल्लुक़ जो उनके दरमियान बनेगा, उस मसावत को, उस मैथमेटिकल रिलेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी हालत की मसावत कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप एक मिसाल इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो मिसाल ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई हरकियाती निज़ाम है और उस हरकियाती निज़ाम में एक आइडियल गैस है। ओके, अगर उसमें आइडियल गैस हो तो आइडियल गैस की जो मसावत है, वो मसावत जो है उसको हम हालत की मसावत कहेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन इस तरह से होती है, आपको पता है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर पी का मतलब है प्रेशर यानी दबाव, वी का मतलब है वॉल्यूम यानी हजम, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, आर का मतलब है आलमी गैस मुस्तकिल यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और कैपिटल टी का मतलब है मुतलक दर्जे हरारत। ओके, तो ये जो मसावत जो मैंने अभी आपको बताया, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये एक्चुअली यहाँ पर हालत की मसावत होगी। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर मान लो आपने इस इक्वेशन ऑफ स्टेट में मान लो कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं और प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में एक दूसरे के साथ उनकी अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं, उन वैल्यूज़ के दरमियान आप एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान यानी दबाव और हजम के दरमियान, और कंडीशन क्या है, दर्जा हरारत को मुस्तकिल रखना है। ऐसा करके जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे, कोई तरसीम अगर आप बनाएंगे, तो उस तरसीम को पीवी डायग्राम यानी दबाव हजम खाका कहते हैं। ओके, आप देखिए, इसकी एक आइडियल जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, तो उसको बुनियाद बनाकर किसी आइडियल गैस के लिए, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर ये बनाई गई है। ओके, यहाँ पर आप देखें कि इस तरसीम में पॉइंट ए जो है वो हरकियाती निज़ाम की इब्तदाई हालत है। इब्तदाई हालत में गैस का हजम V1 है और प्रेशर P1 है। कुछ देर बाद वो बदल कर फाइनल हालत में चले जाती है, इंतहाई हालत में, और वो पॉइंट B है, वहाँ पर हजम V2 है और प्रेशर जो है वो P2 है। अब आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर P1 जो है, आप देखिए कि P1 y एक्सिस पर ऊपर है और P2 नीचे है। इसका मतलब P1 बड़ा है और P2 छोटा है। तो और उसी तरीके से अगर आप एक्स महवर पे देखेंगे तो V1 छोटा है और V2 बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इब्तदाई हालत में हजम कम है और दबाव ज़्यादा है, और इंतहाई हालत में उल्टा हो गया। इंतहाई हालत के अंदर हजम बढ़ गया है और दबाव कम हो गया है। ओके, तो इस तरह से हजम और दबाव ये एक दूसरे के साथ माकूस तनासुब में नज़र आ रहे हैं अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे तो। आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसी चीज़ को बॉयल्स लॉ
यानी बॉयल के कानून के नाम से भी पढ़ा है, तो ये एक्चुअली उसी की मसावात है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर पीवी खाके के ताल्लुक से। अब हम यहाँ एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब हम किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए पीवी खाका जब हम बनाते हैं, पीवी डायग्राम जब हम बनाते हैं, तो जो हमको मुनहनी जो कर्व हमको मिलती है मुस्तकिल टेम्परेचर के लिए, उस कर्व को आइसोथर्म कहा जाता। ओके, उसके लिए इंग्लिश वर्ड आइसोथर्म है। आइसोथर्म को हम उर्दू में हम तपीशी मुनहनी या हम हरारती मुनहनी कह सकते हैं। ओके, लेकिन आप इंग्लिश वर्ड याद रखिए, आइसोथर्म। आइसो का मतलब है एक जैसा और थर्म का मतलब है टेम्परेचर, मतलब एक जैसे टेम्परेचर के ऊपर हासिल होने वाला कर्व, द कर्व विच रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये है आइसोथर्म की सिंपल सी एक डेफिनेशन। अब तो ये था मामला पीवी डायग्राम का या दबाव हजम खाके का। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और वो सवाल ये है कि ये दबाव हजम खाका यानी पीवी डायग्राम क्या होता है, इसकी अलग अलग मिसालें हमको बताना है। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पीवी खाका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि अगर हमने किसी हर हरकियाती निज़ाम की जो हालत की मसावत है, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है, उसको अगर हम तरसीम में कन्वर्ट करते हैं, उसका अगर हम तरसीमी इजहार करते हैं यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जो डायग्राम जो तरसीम हमको मिलेगी, उस तरसीम को, उस डायग्राम को हम पीवी डायग्राम कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। पीवी यानी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, उर्दू में हम उसे कहेंगे दबाव हजम खाका। ओके, अब हर हरकियाती निज़ाम के अंदर यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब हम पीवी डायग्राम बनाएंगे, तो पीवी डायग्राम बनाते टाइम पर एक ख़ास बात ये होती है कि जो मुनहनी तैयार होती है, जो आइसोथर्म हमको मिलता है, उस आइसोथर्म, उस मुनहनी के नीचे का जो रकबा है यानी एरिया अंडर द कर्व, वो हमेशा उस निज़ाम के ज़रिए किए गए काम के बराबर होता है। ओके, यानी निज़ाम के ज़रिए जो काम किया गया या निज़ाम के ऊपर जो काम किया गया, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क ऑन द सिस्टम, यानी निज़ाम के ज़रिए काम किया गया या निज़ाम पर काम किया गया जो है, वो हमेशा एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है। ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि आइसोथर्म में जो मुनहनी जो होती है, मुनहनी के नीचे का जो रकबा है, एरिया अंडर द कर्व जो होता है, वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो आप लोग याद रखिए, एरिया अंडर द कर्व यानी मुनहनी के नीचे का रकबा हमेशा किए गए काम को ज़ाहिर करेगा। ओके, लेकिन कौन सा काम? वो काम जो निज़ाम ने किया या वो काम जो निज़ाम पर किया गया, दोनों के लिए मुश्तरक रहेगा। ओके, अब हमको यहाँ देखना है कि पीवी डायग्राम की अलग अलग क्या मतलब शक्लें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ने इस वजाहत को मुकम्मल करने के लिए 4 डायग्राम्स जो हैं वो मैंने बनाए हैं। इनमें से हम पहले डायग्राम पर यानी जो पॉइंट ए है, पहले हम इस पर गौर करते हैं। आप देखिए, ये डायग्राम जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये इस पीवी डायग्राम के अंदर एक निज़ाम है जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है। ओके, आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपको ये एक एरो नज़र आ रहा है। तो ये जो एरो है एक्चुअली ये डायरेक्शन बता रहा है कि हायरार्कियाती निज़ाम पॉइंट ए से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है। अब पॉइंट 1 क्या चीज़ है? तो पॉइंट 1 है प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। ओके, और पॉइंट 2 क्या है? इंतहाई हालत क्या है? प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर 1 हालत में प्रेशर ज़्यादा है और नंबर 2 हालत में प्रेशर कम है। उसी तरह से नंबर 1 हालत में प्रेशर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, कम है, और नंबर 2 हालत में वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर, ये जो हर हरकियाती निज़ाम का जो भी अमल इसके अंदर हो रहा है, उस अमल के दौरान दबाव तो कम हो रहा है लेकिन हजम बढ़ रहा है। और जब हजम बढ़ता है तो किया गया काम जो है वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से बोलेंगे कि वर्क जो है, काम, वो एरिया अंडर द कर्व है और उसकी कीमत क्या होगी वर्क की? वो होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 PdV, और dV पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से
ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अगर मान लो किसी हरकियाती निज़ाम में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई ऐसी तब्दीली हो रही है जिसके अंदर हजम बढ़ता है, तो हम ये कहेंगे कि हजम के बढ़ने की वजह से काम जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके ओके, इसका मतलब ये भी है कि ये वो काम है जो निज़ाम ने किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, किस पर किया? माहौल पर। यानी यहाँ पर सीधा सीधा आप कंसेप्ट याद रखिए कि जब किसी निज़ाम का हजम बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो काम करता है माहौल के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्क होता है, यानी मुस्बित काम। आइए अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। आप देखिए इस पीवी डायग्राम के अंदर नंबर 1 हालत में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1, और नंबर 2 हालत में प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। और जो एरो है आप देखिए यहाँ पर आपको ये वाला एरो दिया गया। ये एरो बता रहा है कि इस निज़ाम की पहले वाली हालत नंबर 1 है और बाद वाली हालत नंबर 2 है। ओके, अब पहले वाली हालत में प्रेशर P1 है जो कि कम है और वॉल्यूम V1 है जो कि ज़्यादा है, यानी हजम ज़्यादा है। और सेकंड वाली कंडीशन में क्या है? इंतहाई हालत में प्रेशर P2 है जो कि ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम V2 है जो कि कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा हरकियाती अमल बता रहा है, ये तरसीम, जिसमें हजम कम हुआ, मतलब गैस जो है वो कॉम्प्रेस हो गई, वो सिकुड़ गई। और जब गैस सिकुड़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि माहौल जो है वो काम करता है निज़ाम पर, यानी ये वो काम होगा जो निज़ाम पर किया गया माहौल के ज़रिए। ऐसे काम को हम निगेटिव वर्क कहेंगे, मतलब मनफी काम। तो यहाँ पर इस जगह पर आप देखिए कि वर्क डन जो है वो होगा एरिया अंडर द कर्व, और उसकी कीमत होगी इंटीग्रल V1 से V2 तक PdV, लेकिन dV निगेटिव है। ओके, dV क्यों निगेटिव है? क्योंकि V2 माइनस V1, आप देखिए V2 जो है, V2 माइनस V1 की जो कीमत आएगी तो वो जो कीमत है वो कीमत निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि V2 छोटा है और V1 बड़ा है। तो V2 माइनस V1 जो है वो निगेटिव आएगा, इसलिए वर्क डन निगेटिव आएगा। ओके, तो ये निगेटिव वर्क डन हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं। अब देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी आपके सामने जो नज़र आ रही है वो ये है। इस मर्तबा जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो एक लीनियर ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी एक हरकियाती निज़ाम है जो नंबर 1 से नंबर 2 तक गया। नंबर 1 पर उसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V1 है, और नंबर 2 पर भी उसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V2 है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा। यानी प्रेशर जो है, दबाव जो है, वो इस निज़ाम का दबाव चेंज ही नहीं हुआ। जब दबाव चेंज नहीं हुआ इसका मतलब सिर्फ हजम बदला है। और हजम कैसे बदला? पहले हजम V1 था जो कि कम है, बाद में हजम V2 हो गया जो कि ज़्यादा है, मतलब हजम बढ़ गया है। हजम बढ़ा है मतलब गैस फैल गई है, इन्हें उसका एक्सपांशन हुआ, और जब गैस का एक्सपांशन होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम ये बोलेंगे कि वर्क डन जो है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू P। और क्योंकि इस मरतबा प्रेशर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम की जो वैल्यू लेंगे वो V2 माइनस V1 लेंगे और वो पॉजिटिव आएगी, इसलिए पूरा वर्क डन पॉजिटिव होगा। ओके, मुस्बित काम किया गया इसमें। और अब आखिरी केस देख लो। आखिरी जो केस है इसमें एक हरकियाती निज़ाम है जो नंबर 1 हालत से नंबर 2 हालत में जा रहा है। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि नंबर 1 हालत में उसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V1 है जो कि काफ़ी बड़ा है। ओके, बड़ी कीमत है उसकी। और बाद में यह हरकियाती निज़ाम चेंज होकर नंबर 2 हालत में आया जहाँ पर प्रेशर P है लेकिन वॉल्यूम V2 है, और V2 छोटा है। ओके, V2 की कीमत V1 से छोटी है। इसका मतलब जब आप इसका वर्क डन निकालोगे तो इसका वर्क डन आएगा P V2 माइनस V1, और V2 छोटा है और V1 बड़ा है। आंसर निगेटिव आना चाहिए, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन जो है वो निगेटिव आएगा। इसका मतलब होगा कि ये इस पर्टिकुलर केस में, मतलब ये जो फिगर D जो हमारे को जो दिख रही है, इस हालत में एक ऐसा निज़ाम हमको दिखाया गया जो जिसके अंदर हजम जो है वो कम हुआ, मतलब गैस वो जो सिस्टम है वो सिकुड़ गई है, कॉम्प्रेशन हुआ उसका, और इसीलिए उसका जो वर्क डन है वो निगेटिव आया है। ओके, तो ये था पीवी डायग्राम का इस्तेमाल। अब हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो टॉपिक ये है कि हरकियाती अमल क्या होता है
हर हरकियाती अमल के दौरान जो काम किया जाता है तो वो काम जो है उसकी क्या नोयत होती है, उस काम की हमको वजाहत करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि हर हरकियाती अमल यानी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है, एक्चुअली ये एक ऐसा तरीका कार, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हर हरकियाती निज़ाम अपनी इब्तदाई हालत से निकलकर इंतहाई हालत को पहुंच जाता है। ओके, इब्तदाई हालत से निकलकर इंतहाई हालत को पहुंच जाता है। और ये जो तब्दीली जो होती है, इस तब्दीली के अंदर सबसे अहम रोल तपिश का होता है। अ, अगर ये तब्दीली के दौरान मान लो कि तपिश जो है वो निज़ाम में दाखिल हो रही है, यानी निज़ाम जो है वो तपिश को अगर जज़्ब कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो तपिश जो है, वो जो हीट है वो पॉजिटिव है। और अगर इसका उल्टा होता है, मान लो कि एक हरकियाती निज़ाम है और उस वो निज़ाम जो है उस उसमें कोई अमल हो रहा है, मान लो हर हरकियाती अमल हो रहा है, उस अमल के दौरान या उस तब्दीली के दौरान अगर तपिश या हीट निज़ाम से निकल कर बाहर जाती है, यानी माहौल में जाती है, तो हम उस तपिश को निगेटिव कहेंगे, यानी मनफी तपिश कहेंगे। ठीक है, तो ये तपिश का तस्वुर है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि मान लो एक हरकियाती निज़ाम है जो जिसकी इब्तदाई हालत जो है वो ए से दिखाई गई है, नुक्ता ए से, और उसकी इंतहाई हालत जो है वो नुक्ता बी से दिखाई गई है। तो अब आप देखिए, अगर हरकियाती निज़ाम को नुक्ता ए से यानी हालत ए से बदल कर हालत बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के उसके पास कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं अलग अलग। उनमें से यहाँ पर हमको 3 रास्ते दिखाए गए। पहला जो रास्ता आप देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर पर्टिकुलरली इस रास्ते को, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं नंबर 1 रास्ते के अंदर निज़ाम जो है वो पहले ए पर है और फिर बाद में वो बी पर पहुंच गया इस रास्ते से गुजर कर। ये पहला रास्ता है डायरेक्ट, जिसके अंदर निज़ाम ए हालत से बी हालत की तरफ शिफ्ट हुआ है। ओके, अब अगर ऐसा होता है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हो जाता है, तो इस दौरान जो तपिश का जो मामला रहेगा वो क्या रहेगा, जो काम है उसका मामला क्या रहेगा, तो वो अब हमको डिटेल्स में देखना है। यहाँ पर आप और देखिए कि दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एक जो हरकियाती निज़ाम जो है वो पहले ए से तब्दील होकर पॉइंट सी तक जाता है, जैसा आप देख रहे हैं अभी। ओके, ये रास्ता नंबर 2 है, तो ए से वो सी तक गया और फिर बाद में क्या हुआ, वो सी से बी की तरफ जाने लगा। यानी यहाँ पर ए और बी के बीच में एक तीसरी हालत और आ गई, सी, जो कि इंटरमीडिएट स्टेट है। यानी वो पहले ए से सी तक गया एक पर्टिकुलर तरीके से, फिर सी से बी तक गया दूसरे पर्टिकुलर तरीके से। तो ये एक रास्ता हो गया उसका, यानी रास्ता नंबर 2। इसी तरह से रास्ते नंबर 3 के अंदर आप देखिए, रास्ता नंबर 3 ये वाला है। इसमें पहले सिस्टम ए पर था, बाद में वो डी तक पहुंचा एक पर्टिकुलर हालत में, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो डी से निकला और बी तक पहुंचा एक दूसरी पर्टिकुलर हालत में, दूसरे पर्टिकुलर तरीके से। इसका मतलब हरकियाती निज़ाम को ए से बी तक जाने के लिए टोटल मिलाकर 3 अलग अलग तरीके हैं। और वो 3 तरीके कौन से हैं, पहला रास्ता ये है डायरेक्ट, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये वाला है। ओके, तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं। हमको ये देखना है कि ये 3 अलग अलग तरीक़ों में इस निज़ाम के ज़रिए किया गया काम क्या बराबर होता है, क्योंकि इब्तिदाई हालत और इंतहाई हालत तो एक जैसी है। तो हमको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये तीनों हालतों में निज़ाम के ज़रिए किया गया काम एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। हालांकि इब्तिदाई और इंतहाई हालतें बिल्कुल एक जैसी हैं। ओके, पॉइंट ए भी वही है और पॉइंट बी भी वही है। पॉइंट ए जो है वो इब्तिदाई हालत है और पॉइंट बी इंतहाई हालत है, लेकिन ये दोनों हालतों के इक्वल होने के बावजूद भी रास्ते अलग अलग हैं, और रास्तों की वजह से क्या किया गया काम बदलेगा ये हमको चेक करना है। ओके, तो अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर रास्ता नंबर 1 के बारे में अगर हम सोचें, तो ये आप देखिए रास्ता नंबर 1 अब आपके सामने है। रास्ता नंबर 1 में इब्तिदाई हालत ए है, इस वक्त उसका प्रेशर PI है और वॉल्यूम VI, और इंतहाई हालत बी है, प्रेशर PF है
और वॉल्यूम वी एफ है। जैसा आप देख रहे हैं, हजम पहले कम था, वी आई जो वो काफ़ी कम है, और बाद में हजम जो है वो बहुत बढ़ गया है। प्रेशर पहले बहुत ज़्यादा था, बाद में प्रेशर डाउन हो गया है। तो यहाँ एक ख़ास बात यह है कि हजम बढ़ गया है, इसका मतलब किया गया काम पॉजिटिव होगा। ओके, अब सवाल ये आएगा कि वो पॉजिटिव वर्क जो होगा वो कितना होगा। तो उसकी वैल्यू होगी एरिया अंडर द कर्व। यानी इस तरसीम में ये जो शेडेड रीजन आप देखिए, ये वाला इलाका, ये जो शेडेड रीजन जो आप देख रहे हैं, ये शेडेड रीजन का जो एरिया है वो किया गया काम होगा। ओके, आप इसको अपने जहन में रखिए कि ये किया गया काम एरिया अंडर द कर्व होगा और ये पॉजिटिव वर्क होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगली पॉसिबिलिटी की तरफ। अगली पॉसिबिलिटी जो है वो ये वाली है, यानी रास्ता नंबर 2। अब आप देखिए, ये रास्ता नंबर 2 आपके सामने अब आ गया। रास्ता नंबर 2 के अंदर ये निज़ाम जो है वो पॉइंट ए से शुरू हुआ, पॉइंट सी तक गया। आप गौर से देखिए, पॉइंट ए और पॉइंट सी पर प्रेशर एक जैसा है, दोनों जगह पर प्रेशर जो है वो पी आई है, पी सफिक्स आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई निज़ाम ए से सी तक जाएगा तो उसका दबाव नहीं बदलेगा, उसका दबाव कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हजम बढ़ेगा। हजम पहले पॉइंट ए पर हजम वी आई है और पॉइंट सी पर हजम वी एफ है। इसका मतलब ए से सी तक जाने के दौरान हजम में इजाफा हुआ। हजम में इजाफा हुआ मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ। ओके, इस दौरान पॉजिटिव वर्क होगा। ओके, इसके बाद पॉइंट सी के आगे क्या हुआ, पॉइंट सी से फिर ये निज़ाम बी तक पहुंचा। जब ये निज़ाम पॉइंट सी से बी तक पहुंचेगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो वी एफ रहेगा, पॉइंट सी पर भी और पॉइंट बी पर भी। यानी हजम में तब्दीली नहीं होगी, लेकिन दबाव में कमी आएगी। पहले दबाव पी आई था जो कि काफ़ी ज़्यादा था, बाद में दबाव पी एफ हो गया जो कि काफ़ी कम है। मतलब सी से बी तक जाने में प्रेशर डाउन होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता लेकिन प्रेशर डाउन होगा। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखिए कि जब ये निज़ाम पॉइंट ए से बी तक सी से होते हुए जब गुजरेगा, यानी पहले पॉइंट ए से सी तक फिर सी से बी तक जाएगा, तो इस निज़ाम के ज़रिए जो किया गया काम है वो काम एरिया अंडर द कर्व के बराबर होगा। तो ये जो आपको शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन जो आपको दिख रहा है, ये शेडेड रीजन किया गया काम के बराबर होगा। ओके, और अगर आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे आपने कि ये पहले वाले रास्ते में जो काम किया गया था उसके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा है। ओके, यानी इस मर्तबा काम बहुत ज़्यादा हुआ है, बड़े पैमाने पर यह काम हुआ है, तो ये काम की वैल्यू ज़्यादा होगी पहले वाले काम के मुकाबले में। ओके, आइए अब हम तीसरी हालत पे भी गौर करते हैं। देखिए, तीसरा रास्ता कुछ इस तरह से था। तीसरा जो रास्ता है वो आप देखिए कि पहले निज़ाम पॉइंट ए पर है जहाँ प्रेशर पी आई है और वॉल्यूम वी आई। फिर ये निज़ाम ए से पहले पॉइंट डी तक जाता है। यहाँ पर आप याद रखिए कि ये वाला जो नुक्ता है ये पॉइंट डी है। ये जिस जगह पे मैंने अभी एरो बताया हूँ तो ये नुक्ता डी है। ओके, इंटरमीडिएट हालत। तो ए से डी तक जाता है, पॉइंट डी पर प्रेशर पी एफ हो जाता है और वॉल्यूम वी आई है। अब आप देखो, ए से लेकर डी तक बिल्कुल वॉल्यूम में तब्दीली नहीं हुई, हजम बिल्कुल एक जैसा रहा, प्रेशर डाउन हुआ है लेकिन हजम एक जैसा रहा। लेकिन और ग्राफ जो मिला वो एक लाइन मिला, एक ख़त मिला जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब आप गौर करो, इस ख़त के नीचे का अगर आप एरिया बनाएंगे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ, इस दौरान कोई काम नहीं हुआ है। ओके, अब आप गौर करो, इसके बाद क्या हुआ, पॉइंट डी से निकलने के बाद, ओके, पॉइंट डी से निकलने के बाद ये निज़ाम पॉइंट बी तक पहुंचा। यानी आप गौर करो, ये वाले पॉइंट से निकलकर निज़ाम ये वाले पॉइंट तक जा रहा है। तो इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान हजम जो है पहले वी आई था, बाद में हजम वी एफ हो गया, और क्योंकि हजम वी एफ काफ़ी बड़ा है वी आई के मुकाबले में, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ। ओके, तो आप गौर करो कि इस मर्तबा यानी ये जो रास्ता नंबर 3 जो है, इस रास्ता नंबर 3 में पहले निज़ाम ए से डी तक जाता है, फिर डी से बी तक जाता है। इस पूरे ओवरऑल तब्दीली में, इस ओवरऑल अमल के दौरान इस निज़ाम के ज़रिए जो किया गया काम है वो पॉजिटिव होगा और उसकी कीमत होगी एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व कितना है,
तो एरिया अंडर द कर्व, ये शेडेड रीजन आप देखिए, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है जहाँ पे अभी मैंने एरो बताया हूँ, ये शेडेड एरिया जो है ये बताएगा, ये वर्क डन को जाहिर करेगा। और अब आप अगर मुकाबला करें, अगर आप इसका मवाजना करेंगे पुराने पिछले 3 ग्राफ से, मतलब इससे पहले वाली जो अलग अलग जो हालतें हमने देखे, जैसे आप देखो इस हालत में काम, जो शेडेड एरिया है वो इस हालत में किया गया काम है। इसके बाद इस पर्टिकुलर हालत को आप देखो, इस पर्टिकुलर हालत के अंदर जो शेडेड एरिया है ये यहाँ का काम है। और अब आप इस पर्टिकुलर हालत को देखो, इस पर्टिकुलर हालत में जो शेडेड एरिया है ये किया गया काम है। देख कर ही समझ में आ रहा है कि ये शेडेड एरिया सबसे छोटा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर हालत में सबसे कम काम किया गया। तो क्या चीज़ समझ में आई? एक बहुत ही सिंपल सी बात और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, वो ये है कि जब किसी निज़ाम के ज़रिए कोई काम अगर किया जाता है तो वो काम सिर्फ इब्तदाई हालत और इंतहाई हालत पर डिपेंड नहीं होता है। ओके, सिर्फ, मैंने यहाँ पे वर्ड सिर्फ यूज़ किया हूँ, ओनली। ओके, मतलब किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम के अंदर किया गया काम इब्तदाई हालत और इंतहाई हालत के अलावा, यानी इंतहाई हालत और इब्तदाई हालत पर तो डिपेंड होगा, लेकिन सिर्फ उन दोनों पे डिपेंड नहीं होगा, बल्कि वो उस रास्ते पर भी डिपेंड करेगा जिस रास्ते से तब्दीली हो रही है। यानी वो रास्ता भी इम्पॉर्टेंट है, उस रास्ते की भी इम्पोर्टेंस है। वो रास्ता कौन सा है, उस रास्ते की बुनियाद पर किया गया काम डिपेंड करेगा। ओके, तो ये थी कहानी पीवी डायग्राम के इस्तेमाल की। और इस मतलब इस पूरे आर्टिकल से एक चीज़ जो हमको समझ में आई वो ये है कि किसी भी हर हरकियाती निज़ाम के ज़रिए किया गया काम हमेशा 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन सी 2 चीज़? नंबर 1 इब्तदाई और इंतहाई हालतें, और नंबर 2 तब्दीली के दौरान लिया गया रास्ता, यानी जिस रास्ते से तब्दीली हुई वो रास्ते पर भी वो डिपेंड करेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है कि हर हरकियाती निज़ाम के अंदर जो अमल होता है उस अमल के दौरान तपिश का क्या किरदार होता है, यानी जो हीट है वो क्या रोल, उसका रोल क्या होता है। अब हमको तो पता है कि हर हरकियात जो है उसमें सबसे अहम रोल हीट का ही है। एक्चुअली ये तो साइंस ही, हर थर्मोडायनामिक्स जो है इट इज़ द साइंस ऑफ हीट, बराबर है। तो यहाँ पर तो सबसे अहम किरदार हीट का ही होगा। तो हमको वही देखना है कि हीट का इस मर्तबा क्या अमल होगा, यानी उसका क्या किरदार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को 2 अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहला जो हेडिंग हमको देखना है वो है आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस, यानी गैस का हम तपिश फैलाव। यानी यहाँ पर हम गैस को फैलाएंगे, उसके हजम में इजाफा करेंगे, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर रखकर, आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम समझते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिख रहा है। अब आप देखो इस डायग्राम में यहाँ पर आप देखिए कि एक सिलेंडर है जिसमें कोई तो भी एक गैस ली गई है जो कि आइडियल गैस है। ओके, इस आइडियल गैस में मतलब इस आइडियल गैस को इसमें रखने के लिए एक पिस्टन लगा दिए। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एक पिस्टन है, और इस पिस्टन के अंदर 2 बातें हैं। नंबर 1 ये मासलेस है, नंबर 2 ये फ्रिक्शनलेस है। मतलब ना तो इसमें कमैयत है, ना तो इसमें वज़न है, और ना ही इसके अंदर कोई रगड़ है। ओके, मतलब ये आइडियल हालत में हम इमेजिन कर रहे हैं। हमको ये यहाँ पे तस्वुर करना है कि जब ये गैस फैलेगी तो बग़ैर किसी रगड़ के, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के पिस्टन ऊपर उठेगा। ओके, ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब देखो आप कि जब गैस यहाँ होगी उसका हजम जो है वो VI है, और फिर हमने क्या किया कि इस गैस को बर्नर्स के ज़रिए गरम करना शुरू किए। लेकिन यहाँ आप एक ख़ास बात याद रखिए कि हमको इसको एकदम सडनली गरम नहीं करना है, बल्कि हम धीरे धीरे गरम करेंगे। जब हम इसको धीरे धीरे गरम करेंगे तो एक मज़ेदार बात यह होगी कि इस गैस का टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखिए। हालांकि हम इसको बर्नर से, आग से गर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। आप देखिए यहाँ नंबर 300 केल्विन,
ओके, 300 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट है इनिशियल स्टेट में भी और फाइनल स्टेट में भी। मतलब हमको ये मानकर चलना है कि हम इस गैस को धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, इतने धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं कि गैस गर्म नहीं होगी, गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ओके, सवाल ये आएगा कि जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो फिर तपिश कहाँ जाएगी? वो जो तपिश आप इस निज़ाम को, इस गैस को दे रहे हो, तो क्या वो गैस गर्म भी नहीं हो रही है, उसका टेम्परेचर में इजाफा भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो तपिश का क्या होगा? तो वो तपिश से एक ख़ास बात होगी, और वो ये है कि गैस का हजम बढ़ेगा। उसका जो हजम है वो पहले वी आई था, अब उसका हजम वी एफ हो जाएगा, मतलब गैस फैल जाएगी। और क्योंकि गैस फैलेगी इसलिए वो पिस्टन को ऊपर उठाएगी। आप लोग देखो, पिस्टन जो है यहाँ से ये ऐसे ऊपर उठना शुरू हो गया, बराबर है, एक पर्टिकुलर ऐसा वो ऊपर की जानी वो उठ रहा है, हजम का अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये वाली जो तब्दीली हो रही है तपिश की वजह से, यहाँ पर तपिश ऐड हुई और तपिश की वजह से काम किया गया। ओके, तपिश के ज़रिए काम किया गया। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप किसी गैस को धीरे धीरे तपिश देते हैं, धीरे धीरे उसको हरारती तवानाई देते हैं, तो वो जो हरारती तवानाई है वो उसमें जज्ब होती जाती है, इसीलिए वो हरारत पॉजिटिव होती है। ओके, और उस पूरी की पूरी हरारत के ज़रिए सिर्फ गैस का एक्सपांशन होता है और वो गैस वर्क डन करती है, मतलब वो काम करती है। क्योंकि वो गैस ने काम किया, उसने पिस्टन को ऊपर उठाया, इसीलिए हम ये कहेंगे कि वो काम जो है वो पॉजिटिव काम है। ओके, तो इस पर्टिकुलर हालत में आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, Q ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब तपिश पॉजिटिव है, हीट पॉजिटिव है, और W ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब वर्क डन भी पॉजिटिव है। ओके, तो ये थी इस एक्सपेरिमेंट की पहली बात, यानी तपिश का यहाँ पर एक बहुत ही अहम रोल हमको नज़र आया। ठीक है, अब हम दूसरा रोल देखते हैं। दूसरा जो हमको रोल देखना है वो है सडन अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन ऑफ गैस, मतलब गैस का अचानक होने वाला बेकाबू फैलाव, अनकंट्रोल्ड सडन एक्सपांशन। ओके, अब ये क्या होगा और कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। आप लोग देखिए, इस मर्तबा हम और एक मज़ेदार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोग देखिए, एक गैस सिलेंडर है आपके सामने जैसा नज़र आ रहा है। इस गैस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये एक पार्टीशन है। ये जो आप आड़ी लाइन जो देख रहे हो, तो ये एक पार्टीशन है। इस पार्टीशन के नीचे का हजम वी आई है और ऊपर का हजम वी आई डैश है। ओके, नीचे वाले हिस्से को एक्स बोला गया, ऊपर वाले हिस्से को वाई बोला गया है। ठीक है, तो जहाँ पर एक्स हिस्सा आपको दिख रहा है, वो उस एक्स हिस्से में एक आइडियल गैस को रख दिए, और जो वाई हिस्सा है उसके अंदर वैक्यूम बना दिए, मतलब खला बना दिए वहाँ पर। ठीक है, तो अब आप सोचिए, एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन के नीचे आइडियल गैस और उसके ऊपर खला। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि बीच में वो जो पार्टीशन था, उस पार्टीशन को अचानक तोड़ दिए। ओके, तोड़ने के बाद वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। देखिए आप यहाँ पे, ये टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये दोनों जगह पर बीच में से उसको तोड़ दिए। तो अचानक अगर वो टूट जाता है तो एकदम से सिंपल सी बात है कि नीचे जो गैस थी वो एकदम से ऊपर वॉल्यूम, ऊपर जो वैक्यूम है, ऊपर जो खला है, वो उस वैक्यूम में फैल जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि गैस जो है उसका एक्सपांशन सडनली हो गया, एकदम से फैल गई, एकदम से उसका हजम बढ़ गया। तो पहले उस गैस का हजम वी आई था, अब उसका हजम वी एफ हो गया। मतलब गैस के हजम को हमने चेंज कर दिए, काय के ज़रिए, सडनली, अचानक। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर आप देखिए, ना तो बाहर से कोई तपिश अंदर आई, ना अंदर से कोई तपिश बाहर गई, मतलब तपिश का कोई लेन देन नहीं हुआ। जब तपिश का कोई लेन देन नहीं हुआ है, इसका मतलब Q बराबर ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर तपिश का मामला क्या है, ज़ीरो। ओके, लेकिन और एक बात देखिए कि क्या इस मर्तबा हजम में इजाफा हुआ है, तो क्या इस मर्तबा कोई काम भी हुआ, तो नहीं हुआ। इसलिए काम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कोई पिस्टन नहीं था, कोई पिस्टन नहीं है, कोई पिस्टन ऊपर नहीं उठा, गैस ने किसी पिस्टन को ऊपर नहीं उठाया। इसका मतलब ये हुआ कि इस मर्तबा गैस के ज़रिए कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिए आप लोग कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने दोनों सिलेंडर को इंसुलेशन के ज़रिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस जगह पर ये लिखा है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इंसुलेशन। ओके,
ये दोनों भी इंसुलेशन है, यानी इसको उर्दू में हम हाजिस कहेंगे। हाजिस का मतलब ये होता है कि ये चीज़ की वजह से तपिश जो है ना तो निज़ाम के अंदर जाएगी ना निज़ाम से बाहर जाएगी। ओके, तो तपिश का लेन देन बिल्कुल बंद है, ना सिस्टम के अंदर कोई तपिश आ रही है ना सिस्टम से कोई तपिश बाहर जा रही है, इसीलिए तपिश ज़ीरो रहेगी और साथ ही साथ वर्क डन भी ज़ीरो रहेगा। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे हमको समझ में आई इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से कि अगर किसी हरकियाती निज़ाम के अंदर अगर किसी गैस का हजम अचानक बढ़ जाता है तो उसका टेम्परेचर तब्दील नहीं होता, यानी उसको हम आइसोथर्मल सडन एक्सपांशन कहेंगे, अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन कहेंगे। और ऐसा जब भी एक्सपांशन होगा तो हीट ना तो ली जाएगी ना दी जाएगी, बल्कि हीट ज़ीरो रहेगी और काम भी ज़ीरो रहेगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप याद रखिए, अचानक हमारी गाड़ियों का अगर मान लो टायर फट जाता है तो टायर का फट जाने से एकदम क्या होगा, जैसे ही टायर फटेगा तो उसके अंदर की जो गैस है वो एकदम से बाहर रिलीज होंगी, उसका फ्री एक्सपांशन होगा, उसको फ्री एक्सपांशन कहते हैं। तो फ्री एक्सपांशन होगा, फ्री एक्सपांशन जो है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन की एक मिसाल है। इस दौरान ना तो कोई काम होता है ना ही कोई हीट जज्ब होती है ना खारिज होती है। ओके, तो ये था हरारती तवानाई का रोल, यानी हीट एनर्जी और वर्क डन के का रोल किसी हरकियाती निज़ाम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये अब पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। अब हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, मतलब कितने टाइप के हरकियाती आमाल किए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो थर्मोडायनामिक्स में हम कर सकते हैं। तो उन तमाम को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तब तक आप स्टडी करते रहिए, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।